क्या बिगफुट इस दुनिया में सच में मौजूद है? और मेक्सिको के खेत में देखा गया एक ऐसा क्रिएचर जो लिटरली आपकी रूह तक हिला देगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम अपनी पूरी ही जिंदगी कभी भी धूप में निकले ही नहीं तो क्या वास्तव में हम हमारे अंदर की एक हिडन पावर को जगा सकते हैं? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, ब्राजील की एक शानदार सुबह सभी लोग अपने काम पर जा रहे थे, तभी अचानक से वहां के एक लीडिंग पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर हेनरिच फ्रैंक ने अचानक से दुनिया के सामने आकर ये बोला कि उन्हें ब्राजील के घने जंगलों के नीचे 10,000 साल पुरानी 1,000 से भी ज्यादा ऐसी सुरंगें देखने को मिली है जो लगभग 600 मीटर लंबी और इतनी ज्यादा बड़ी है कि लिटरली आप उसमें एक ट्रक को भी खड़ा कर सकते हैं। साउंड्स क्रेजी, राइट? तो जरा ठहर जाइए क्योंकि भाई साहब ये तो कहानी की बस शुरुआत ही है। एक्चुअली में जब इन टनल्स की कुछ फोटोज को दुनिया के सामने रखा गया तो उसमें से कुछ फोटोज में हमें दीवार के ऊपर कुछ ऐसे अजीब से मार्क्स भी देखने को मिले जो किसी भी इंसान या मशीन के द्वारा बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई प्रैक्टिकली आज से 10,000 साल पहले इन गुफाओं या फिर टनल्स को आखिर बनाया ही किसने? एक्चुअली गाइस, रीसेंट स्टडीज ये क्लेम करती है कि इन केव्स को ग्राउंड स्लॉथ नाम के एक एनिमल ने बनाया था। और अगर स्लॉथ का नाम सुनकर आपके दिमाग में वो क्यूट से एनिमल की छवि आ रही है तो प्रैक्टिकली उसे तुरंत ही निकाल दीजिए क्योंकि उस टाइम पर प्रैक्टिकली भाई ये एनिमल किसी दानव से कम नहीं थे क्योंकि इनका वजन 4 टन के बराबर होता था। और बात अगर इनकी साइज की करूं तो इनका साइज एक बड़ी कार के जितना हुआ करता था और इनके पंजे लगभग 1.5 फीट लंबे थे। इंटरेस्टिंगली इन टनल्स की दीवार पर जो अजीब से निशान हमें देखने को मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि वो निशान भी इसी जायंट एनिमल के पंजे से बने होंगे। लेकिन एक चीज जो लिटरली हमारे रिसर्चर्स की रातों की नींदें अभी तक उड़ाई हुई है वो ये है दोस्तों कि अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस एनिमल का देखा जाए तो भाई ये एनिमल ना कभी भी एक होशियार एनिमल नहीं रहा है। लेकिन बात अगर इन अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क की जाए तो ये इतने ज्यादा परफेक्ट हैं कि शायद आज की डेट में भी हमें इन्हें बनाने के लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट की जरूरत होगी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इतिहास में जब हम इंसान प्रैक्टिकली इवॉल्व हो रहे थे उस समय धरती पर हमसे भी ज्यादा स्मार्ट एक एनिमल स्पीशी मौजूद थी जो शायद आगे चलकर विलुप्त हो गई? वेल गाइस, ये एक ऐसा सवाल है जिसने लिटरली आज भी बड़े बड़े रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ा रखी है। फैक्ट नंबर 4, गाइज, ये जो बॉर्डर, सरहद या फिर लिमिटेशन होती है ये हम इंसान दूसरे इंसानों के ऊपर लगाते हैं। प्रैक्टिकली भाई नेचर ना इन बॉर्डर या इन लाइंस को फॉलो नहीं करती। एग्जांपल के लिए भले ही आपको ये पता हो कि आपके सामने आपकी कंट्री का बॉर्डर मौजूद है लेकिन हवा में उड़ने वाली बर्ड इस चीज की फिक्र नहीं करती। वो बॉर्डर क्रॉस करके आसानी से कहीं भी घूम सकती है। और देखो भाई, नेचर ना इसी तरीके से काम करती है, राइट? जी नहीं, पूरे ही तरीके से गलत। असल में साल 1859 में ब्रिटिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड रुसेल वॉलेस ने एक बेहद ही अजीब सी चीज को ऑब्जर्व किया जिसमें उन्होंने ये देखा कि इंडोनेशिया में सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद 2 आइलैंड बाली और लोम्बॉक को एक इनविजिबल नेचुरल लाइन सेपरेट करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस लाइन की ना एक बेहद ही यूनिक सी क्वालिटी भी अवेलेबल है और वो ये है कि इस इनविजिबल लाइन को आज तक किसी भी बर्ड ने क्रॉस नहीं किया, ना ही किसी भी एनिमल ने क्रॉस किया है और ना ही किसी भी सी एनिमल ने। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भाई ये पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जिसमें सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही ना भाई एनिमल की टोटल ब्रीड स्ट्रक्चर ही भाई चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बाली में हमें मंकीज, टाइगर, एलिफेंट और नॉर्मल जो एशियन एनिमल्स होते हैं ना भाई वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे आप 35 किलोमीटर दूर जाते हो तो लोम्बॉक में हमें जायंट लेजर, कोकैट्यूज और लिटरली भाई ऑस्ट्रेलियन टाइप एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड थी तो एल्फ्रेड ने ना आगे चलकर एक बेहद ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सी बर्ड्स को कुछ केजेस में कैप्चर किया और वो तुरंत ही बाली से उस इनविजिबल लाइन की तरफ ट्रैवल करने लगे। इंटरेस्टिंगली इस लाइन से ठीक पहले जैसे ही उन्होंने बर्ड्स को हवा में खोला छोड़ा, भाई लिटरली एक भी बर्ड ने उस इनविजिबल लाइन को क्रॉस नहीं किया। सभी बर्ड्स हवा में उड़ी और वापस यू टर्न लेकर बाली की तरफ चली गईं। इसके बाद एल्फ्रेड ने एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इस बार बर्ड की जगह बोट पर एक डॉग को रखा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही उस डॉग को लेकर एल्फ्रेड उस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करते हैं वो डॉग अचानक से बेचैन हो उठा और वो बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि उसने ना भाई लिटरली बोर्ड पर मौजूद लोगों को अटैक करने के बाद पानी में जंप लगा दी। और तभी से ही गाइस ये नेचर की इतनी बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि प्रैक्टिकली आज तक भी इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है और इसलिए भी आज की डेट में इसे ऑफिशियली वॉलेस लाइन के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ऐसी इनविजिबल लाइन या फिर बॉर्डर जिसे नेचर का कोई भी एनिमल क्रॉस तक नहीं करता। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3,
गाइस देखो, अब समर अपने पीक पर आ चुकी है और हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अब खुद को सेफ रखने के लिए दिन की गर्मी या फिर वो दिन की जो चमक होती है ना भाई, उसमें निकलना ही अवॉइड करेंगे। बट मेरा आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि अगर हम इंसान अपनी पूरी ही जिंदगी धूप में या फिर दिन की वो जो चमक होती है भाई, उसमें अगर निकलना ही बंद कर दें तो प्रैक्टिकली हमारे साथ क्या होगा? पता है हमारे साथ क्या होगा? हमारी बैंड बच जाएगी। असल में देखो, सितंबर 2002 में न्यूरो साइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन ने यह नोटिस किया कि जो टिबेटियन मॉन्क होते हैं वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा खुश रहते हैं। इसके बाद उन्होंने 10,000 घंटों से भी ज्यादा लंबे समय तक अलग अलग मॉन्क्स पर अलग अलग तरीके की रिसर्च को कंडक्ट किया। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि मेडिटेशन की वजह से इन मॉन्क्स के दिमाग में गामा वेव्स नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े स्केल पर प्रोड्यूस हो रही थी। और यही वो सबसे पहला ऐसा पल था जब हमारी न्यूरोसाइंस को यह पता चला कि एक इंसान का दिमाग कितना ज्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी रहेगा, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में गामा वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब भी आप धूप में बाहर निकलते हो या फिर दिन की वो जो चमक होती है ना, जब उनको देखते हो तो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होने लगता है और यही मेलाटोनिन हार्मोन हमारे दिमाग में गामा वेव्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। यानी कि इन शॉर्ट, सनलाइट या फिर दिन की वो चमक देखना इक्वल्स टू दिमाग का खुश रहना। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पूरा ही दिन घर में रहते हो या फिर बहुत लंबे समय तक अपनी विंडो पर भी मोटे मोटे कर्टेन्स को डालकर रखते हो, तो हमारा दिमाग कभी भी दिन की उस चमक को या फिर धूप को देख ही नहीं पाता, जिसकी वजह से उस इंसान के लिटरली भाई डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और देखो, ऐसा इतिहास में भी होता था, क्योंकि इतिहास में बहुत से ऐसे राजा और यहाँ तक की गवर्नमेंट भी थी जो कि लोगों को सिर्फ अंधेरे में रहने की सजा ही देती थी, जिसकी वजह से आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो इंसान भाई लिटरली पागल सा ही हो जाता था। यानी कि इन शॉर्ट, कहने का मतलब यह है कि हम इंसानों के लिए खाना और पानी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली भाई दिन की वो चमक या फिर सनलाइट को देखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकली घर में बहुत लंबे समय तक बिना सनलाइट के कांटेक्ट में रहने की भूल भाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, मैक्सिको में एक विलेज है जिसका की नाम है मेटासेप। इंटरेस्टिंगली साल 2007 में वहां पर एक किसान मेराउ लोपेज खेती किया करते थे। अब देखो गाइस, जैसे कि हर एक इंसान चूहों से काफी ज्यादा परेशान रहता है, प्रैक्टिकली लोपेज भी काफी ज्यादा परेशान रहते थे, जिससे बाहर आने के लिए उन्होंने अपने खेतों में माउस ट्रैप बिछाना शुरू किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एक दिन जब लोपेज ने अपने खेत में एक माउस ट्रैप को देखा तो लिटरली भाई उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि इस बार उस माउस ट्रैप में कोई चूहा नहीं बल्कि भाई कुछ इस तरीके का बेहद ही अजीब सा क्रिएचर मौजूद था, जिसकी स्किन पर कोई भी बाल नहीं था, प्लस उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी थी और वो देखने में काफी ज्यादा वियर्ड था। अब देखो गाइस, इस चीज के बारे में लोपेज ने तुरंत ही मैक्सिकन अथॉरिटीज को बताया, जिसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और खुद मैक्सिकन अथॉरिटीज ने ये बोला कि इस क्रिएचर की हड्डियां रेप्टाइल क्रिएचर की जैसी हैं, साथ ही इसके जो दांत हैं वो रूटलेस हैं, मतलब वो किसी भी तरीके से परमानेंटली फिक्स नहीं रहते। इसका जो ब्रेन है वो बॉडी रेशो के हिसाब से एक्सट्रीमली बड़ा है, प्लस इसकी बॉडी जॉइंट्स बिल्कुल ही ह्यूमन के जैसे हैं, लेकिन इसके लिम्स इस धरती पर मौजूद किसी भी एनिमल की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। बात अगर स्किन की जाए तो इसकी स्किन वाटरप्रूफ है और इसका स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय तक पानी में सरवाइव करने वाला है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बात अगर इसके डीएनए स्ट्रक्चर की जाए तो इसका डीएनए स्ट्रक्चर अर्थ पर मौजूद किसी भी एनिमल की कैटेगरी से बिलोंग तक नहीं करता, जिससे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है। पहला, या तो ये एनिमल इस धरती पर कहीं बाहर से किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, या फिर ये जीता जागता एग्जांपल हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन का, जिसे वहां की गवर्नमेंट चुपके से दुनिया की नजरों से छिपा कर रही थी। अब देखो गाइस, इसके बाद वही हुआ जो हर बार होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस क्रिएचर को यूएस गवर्नमेंट को सौंप दिया गया और भाई साल 2007 से 2025 आ चुका है, ना ही मैक्सिकन गवर्नमेंट ने और ना ही यूएस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी तक हमें दी है, जिससे अगेन ये बात तो प्रूफ हो जाती है यार कि जितना हम इस अर्थ या फिर यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, शायद हमारे देश की गवर्नमेंट उससे लाख गुना ज्यादा जानती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, कहा यह जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में अगर कोई भी इंसान आपको कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाए तो प्रैक्टिकली वो आपके एरिया या अगर ज्यादा मान लूं तो सिर्फ एक कंट्री तक ही फैल सकती है, लेकिन वो कहानी कभी भी दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट या फिर हर एक कंट्री के अंदर नहीं फैल सकती, राइट? तो अब अगर ये चीज पूरे ही तरीके से सच है तो आखिर इस पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स या फिर लोग भाई बिगफुट के होने पर डाउट करते ही क्यों हैं? क्योंकि गाइस, बात अगर बिगफुट की प्रेजेंस की जाए तो इसकी प्रेजेंस हमें ऑलमोस्ट इस दुनिया में मौजूद हर एक कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए कनाडा में इसको स्क्वैश के नाम से जाना जाता है, यूएस में बिगफुट, न्यूजीलैंड और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में वाइल्डमैन और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में
यूवी और येटी के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बिगफुट की हिस्ट्री कोई 10 या 15 साल पुरानी नहीं बल्कि कई दशकों से चलती हुई चली आ रही है। लेकिन इसके बाद भी सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई आखिर फिर एक एनिमल जो टाइम टू टाइम अपनी प्रेजेंस को अलग अलग देशों में लोगों को दिखा रहा है, प्रैक्टिकली किसी भी देश की गवर्नमेंट कभी खुलकर इस चीज को एक्सेप्ट करती क्यों नहीं कि यस बिगफुट जैसा कोई क्रिएचर इस दुनिया में मौजूद है। नहीं पता? तो चलो गाइस, आज एक ऐसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में किसी भी देश की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि लिटरली भाई कोई खुलकर डिस्कस भी करे। साल 1967 नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के ब्लफ क्रीक में दो एक्सप्लोरर रॉजन पैटरसन और बॉब गिलमिन एक 16 mm के फिल्म के कैमरे को लेकर चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली उनके सामने एक 7 से 8 फीट लंबा एक फरी भारी भरकम सा क्रिएचर आ जाता है जिसको कि वो कुछ इस तरीके से अपने कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि साल 1967 में ना ही कोई एआई अवेलेबल था और ना ही लोगों को ढंग से एडिटिंग की भी नॉलेज थी। उस समय जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया तो ये वीडियो जंगल की आग की तरह बहुत बड़े स्केल पर फैली। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आगे चलकर जब इस वीडियो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को किया गया तो खुद ऑथेंटिक यूएस रिसर्चर्स ने यह बोला कि भाई इस वीडियो के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की गई है और इसलिए भी इस वीडियो क्लिप को आज भी इस पूरी दुनिया का सबसे पहला और ऑथेंटिक बिगफुट का एविडेंस माना जाता है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि ये कहानी सिर्फ यहीं पर ही खत्म हो गई है तो सॉरी टू से दिस बट आप पूरे ही तरीके से गलत है। एक्चुअली गाइज इसके बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों में छोटे मोटे स्केल पर इन्हीं तरीके की रिपोर्ट्स को दर्ज किया गया जिसमें लोगों ने यह बताया कि उन्होंने एक बड़े फरी और अजीब से क्रिएचर को जंगल या फिर पहाड़ों में देखा है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 1980 में वॉशिंगटन एनवायरमेंटल एटलस में यह लिखा गया कि यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने 17 दिसंबर साल 1978 को बिगफुट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। बट वेट अ सेकंड, साल 1978 में यूएस गवर्नमेंट ने अचानक से ये कैसे मान लिया कि भाई बिगफुट जैसा कोई क्रिएचर मौजूद है? असल में गाइस जब इस चीज के ऊपर थोड़ी सी और डीप रिसर्च मैंने करी तब मुझे ये मालूम पड़ा कि साल 1976 में ओरिगोन के बिगफुट इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर पीटर ब्रायन ने एफबीआई को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने एफबीआई को ये बताया कि भाई मेरे पास 15 पीस हेयर सैंपल के मौजूद है, साथ ही साथ एक स्किन का टुकड़ा भी मौजूद है। और उस लेटर में आगे उन्होंने ये लिखा था कि भाई मेरे डिपार्टमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस एनिमल से बिलोंग करता है। ब्रायन ने एफबीआई से क्लियरली ये भी कहा था कि उनके पास 94 लेजिड साइटिंग्स और ऐसे एविडेंसेस भी मौजूद हैं जो एक ही झटके में बिगफुट के रास्ते पर्दा उठा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये दावा अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा था तो एफबीआई ने ब्रायन के कहने पर अपनी टीम को पेंसिल्वेनिया के जॉन टाउन्स में भेजा जहां पर लोगों ने एक अजीब सी रिपोर्ट को दर्ज कराया था। असल में गाइस यूएस के इस एरिया में लोग पिछले काफी लंबे समय से पुलिस को ये कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके एरिया में हवा के थ्रू ना एक बेहद ही वियर्ड सी स्मेल भी आ रही है। इंटरेस्टिंगली जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो फाइनली एफबीआई, यूएस फॉरेस्ट सर्विसेज और यूएस माउंटेन क्लाइंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहां पर पहुंची। अजीब बात यह है दोस्तों कि कहा यह जाता है कि उस समय खुद एफबीआई और यहां तक कि उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने अपनी आंखों से 18 फीट से भी ज्यादा बड़े बिगफुट के फुटप्रिंट्स को देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कहा तो यह भी चाहता है कि उस एक्सप्लोरेशन के दौरान प्रैक्टिकली इन सारे ही लोगों का आमना सामना बिगफुट से हुआ भी था और इसी स्टेटमेंट को सही प्रूफ करता है यूएस गवर्नमेंट का फर्दर रिएक्शन। असल में गाइस जैसे ही इंसिडेंट उस टीम के साथ हुआ उन्होंने तुरंत ही इस बात को यूएस गवर्नमेंट तक पहुंचाया जिसके बाद इस चीज पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साल 1995 में बिगफुट फील्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीएफआरओ को भी एस्टैब्लिश किया गया। अब देखो गाइस यहाँ पर ना आप खुद से इस बात को सोचिए कि एक गवर्नमेंट जो कि प्रैक्टिकली ये बोल रही है कि बिगफुट जैसा कोई क्रिएचर मौजूद है ही नहीं, वो भाई करोड़ों या फिर अरबों रुपए खर्च करके प्रैक्टिकली एक ऐसे डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश क्यों करेगी जिसका प्राइमरी काम ही बिगफुट को ढूंढना हो। इवन बात अगर आज की डेट की भी की जाए तो सिर्फ हवाई स्टेट को छोड़कर आज भी पूरे ही यूएसए में हर साल कई सौ ऐसी साइटिंग्स को रिपोर्ट किया जाता है जिसमें लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया होता है। और देखो गाइज ये चीज ना सिर्फ यूएस तक ही सीमित नहीं है, प्रैक्टिकली आप किसी भी कंट्री को उठाकर देख लीजिए और यहाँ तक कि आप इंडिया को भी उठाकर देख लीजिए तो हमारे यहाँ तो कई दशकों से येती की कहानियां टाइम टू टाइम हमें सुनने को मिलती हैं। इवन कहा तो ये भी जाता है कि साल 1951 में एवरेस्ट के मैंगलुंग ग्लेशियर पर ब्रिटिश क्लाइंबर एरिक शिप्टन और माइकल वार्ड ने
फर्स्ट टाइम इतने बड़े फुटप्रिंट्स देखे थे जिन्हें देखकर लिटरली भाई उनके भी होश उड़ गए थे। इवन बात अगर नेपाल गवर्नमेंट की भी की जाए तो साल 1959 में उन्होंने तो येटी मेमो को भी निकाला था, जिसमें साफ तौर से ये ऑर्डर दिया गया था कि येटी के जितने भी प्रूफ हैं उसे डायरेक्टली नेपाल गवर्नमेंट को सौंपा जाए। यहाँ तक कि गाइस हमारे यहाँ तो खुद हमारी इंडियन आर्मी ने येटी के प्रूफ्स को पूरी दुनिया के सामने शेयर तक किया था। मतलब आप खुद इस बात को सोच सकते हो कि हमारी आर्मी उस टफ सिचुएशन में रहती है जहाँ पर नॉर्मल इंसान 10 मिनट भी ना बिता सके, अगर वो वहां पर कुछ ऐसा देख रहे हैं और उसे दुनिया के सामने शेयर कर रहे हैं तो बीइंग एन इंडियन भाई हमें तो शक की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। और गाइज एक और सबसे अजीब चीज जो शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं करी होगी वो ये है दोस्तों कि इस पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जितनी भी बिगफुट या फिर उसके फुटप्रिंट की साइटिंग्स हमें देखने को मिली है वो काफी हद तक एक जैसी है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी ही चीजें मनगढ़ंत हैं और हर एक कंट्री में कुछ लोग सिर्फ इस चीज को ही बढ़ावा दे रहे हैं तो भाई फुटप्रिंट्स या फिर इन तरीके की जो साइटिंग्स हो रही है उसमें सिमिलैरिटी दिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिससे अगेन ये बात तो काफी हद तक प्रूफ होती है कि भले ही कम क्वांटिटी में लेकिन इस दुनिया में बिगफुट जैसा एक क्रिएचर तो मौजूद है। लेकिन एक सवाल जो अब भी बहुत बड़े स्केल में खड़ा होता है वो ये है दोस्तों कि एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करती है, उनके पास प्रैक्टिकली ये दावा किया जाता है कि इतने सारे प्रूफ मौजूद हैं कि अगर दुनिया के सामने रख दिया जाए तो एक ही झटके में ही प्रूफ हो जाएगा कि बिगफुट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। लेकिन बावजूद इसके भी हर एक गवर्नमेंट इस पूरे ही मैटर पर भाई चुप्पी को क्यों साध कर रखती है? वेल गाइस इसके पीछे छुपी हुई है एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में जानने के बाद लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है क्योंकि अब बहुत ही जल्द मैं एक डेडिकेटेड सिनेमैटिक स्टाइल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूं जिसमें ना सिर्फ मैं बिगफुट के और ज्यादा रियल एविडेंसेस आपको दिखाऊंगा बल्कि आपके सामने एक ऐसी पुख्ता थ्योरी को भी रखूंगा जिसे जानने के बाद एक ही झटके में यह बात आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्यों इतना बड़ा राज दुनिया के हर एक इंसान से क्यों छिपाया जा रहा है। टिल देन इस वीडियो को भाई दिल खोलकर लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और डेडिकेटेड वीडियो के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। स्टे ट्यून गाइस क्योंकि बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा राज इस चैनल पर खुलने वाला है। जय हिंद।